Hi Vichari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So आपने अभी यहाँ पे ये लिखा हुआ देख लिया होगा, दैट मीन्स आपको तसल्ली मिल गई होगी। तो जब से मैंने टर्म 2 के वीडियोस बनाना शुरू किया है और जब से हमें ये पता चला है कि टर्म 2 प्रॉपर सब्जेक्टिव होगा और मैंने थोड़े थोड़े हिंट्स आपको देने शुरू किए कि आपको आंसर्स कैसे लिखने चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ये चाहते थे कि मैं आंसर राइटिंग पे वीडियो बनाऊं, बट तुम्हें एक चीज बताती हूँ मेरी जान, आंसर राइटिंग पे वीडियो जो है वो मैं बना तो देती, पर अगर मैं तुम्हारे को चीजें दिखाऊंगी नहीं, मतलब अभी मैं आई मीन टू टॉक अबाउट क्या क्या कैसे चीजें आपको डालनी चाहिए अपने आंसर्स में, पर जब तक मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी कि भाई ये चीजें दिखती कैसी है ना, और मुझे इनको कहाँ प्लेस करना है, मैं तुम्हें ये पहले नहीं बताऊंगी, तुम्हें चैप्टर्स पहले पता नहीं होंगे, मैंने थीम डिस्कस पहले नहीं किए होंगे, तो फिर मैं तुम्हें कहाँ पे वो बताऊंगी, मतलब तुम एकदम लॉस्ट हो जाओगे। तुम देख लोगे और बस देखकर वो समझ में आ जाएगा, ऐसा लगेगा मुझे आंसर राइटिंग आ गया, और जीवन में वो कभी भी प्रैक्टिस नहीं करोगे। आज मुझे लगा कि ये बेस्ट टाइम है आपको ये बताने का कि जो SDC मेथड है आंसर्स लिखने का, जो इंग्लिश का इकलौता ऐसा मेथड है जो कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकता है, जो मैंने मेरे आंसर्स में लिखा था जब मैं 12th में थी, और पिछले 9 सालों से बच्चे इसे ट्राई करते रह रहे हैं। वो मेथड क्या है आंसर राइटिंग का, इस वीडियो के अंदर आंसर राइटिंग को कवर करेंगे, थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग आंसर्स को कवर करेंगे, प्रेजेंटेशन को कवर करेंगे, टाइम मैनेजमेंट को कवर करेंगे। मेरे को आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि वीडियो लंबी होगी, मैम की वीडियो लंबी होती है, बट ट्रस्ट मी, एक एक मिनट जो वीडियो का है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। लास्ट तक देखना, इसके अंदर तुम्हारे जितने भी इंग्लिश के पेपर को लेकर डाउट्स है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। और अगर तुम अभी पढ़ाई के बीच में पढ़ाई छोड़ के ये वीडियो देख रहे हो तो फिर रात में देख लेना, ताकि से तुम जब एकदम फ्री हो जाओ तब तुम एक बार इसको खोल के देख लो, नोट डाउन कर लो सारी चीजों को, तुम्हें पता रहेगा। एक चीज तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैंने केमिस्ट्री के एग्जाम से पहले तुम्हें कहा था कि कुछ एक चीज है जो मेरे को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। आज भी वो सही समय नहीं है उस चीज को डिस्कस करने का, बट डेफिनेटली आज वीडियो ही कुछ ऐसा है कि उसे डिस्कस करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक एक मिनट से भी कम, या हो सकता है कुछ सेकंड्स के अंदर जो है मैं आपको बता दूंगी कि मेरे को क्या चीज थी जो परेशान कर रही थी, एंड देन जब आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब जाके हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आज 10 तारीख है, ये टाइम नहीं है जिसके अंदर मैं तुमसे ऐसी बातें करूं और तुम्हारा टाइम वेस्ट करूं। तो हुआ क्या मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे पास में एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, आप ही का एक कोई बहुत ही लॉयल एसडीसीएन था जिसका मैसेज आया, और उसने मुझे बताया कि आपकी आंसर राइटिंग लिटरली बहुत ही ज्यादा प्यारी है, और मैंने उसको यूज किया अपने प्री बोर्ड्स में और बहुत अच्छे मार्क्स आए, टीचर्स ने भी मेरी काफी तारीफ की। एक और ऐसा मैसेज मैंने देखा और वो भी आंसर राइटिंग वीडियो को लेकर था। मैम ये वीडियो कहाँ आ रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मैं जुड़ी हुई हूँ और उनके चैनल्स पे भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो वहां पे मैंने वो वीडियो बनाई थी क्योंकि वहां पे सारा कोर्स जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, तो वहां मैंने वो वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो के लिए बच्चे बोल रहे थे। तो एक अगेन एक बच्चे का मैसेज आया मेरे पास में कि आपकी आंसर राइटिंग की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पर एक दिल मेरा जो है वो दुख रहा है, क्योंकि आपकी जो आंसर राइटिंग की वीडियो है और उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सब कुछ किसी एक यूट्यूबर ने कॉपी कर लिया है, एकदम वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा, आपके डायलॉग आपकी स्टाइल सब कुछ वैसे कॉपी कर लिया है, और आपकी मेहनत का जो कह सकते हैं प्रेज है वो उससे मिल रहा है। ये कुछ इस प्रकार दिखती है। ये मेरी वीडियो थी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, आई एम नॉट गोइंग टू टेक किसी का भी नाम, सो ये मेरी वीडियो है, मेरी शक्ल है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। जब मेरे पास ये मैसेज आया था केमिस्ट्री के एग्जाम से पहले वाले दिन, तब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था। इसके अंदर मैंने आंसर राइटिंग की ट्रिक्स जो है वो सारी शेयर की हुई है। ये वीडियो अभी तो शायद 32,000 व्यूज या समथिंग पे है, बट ठीक है, ये मैंने 1 से 1.5 महीने पहले डाली हुई थी ये वीडियो, और इसके अंदर मैंने आंसर राइटिंग बताई थी। और ये वो महाशय हैं जिन्होंने वर्ड टू वर्ड जो है वो पूरी की पूरी वीडियो जो है कॉपी कर ली है, इधर जो भी लिखा हुआ है वो सारी की सारी कॉपी कर ली है, और इन्होंने ये देखने के बाद में ये वीडियो डाली है। ये उस टाइम 13 दिन पहले डाली हुई थी, तो ये उन्होंने वो डाल दी। दुख ये चीज नहीं होती, दुख इस चीज का नहीं होता कि आपका मेहनत, आपकी 9 साल का जो एक्सपर्टीज है जिसको आपने ट्राई किया है, आपने एक रिस्क लिया है यार, बच्चों को कुछ भी देना और ये कहना कि आप सीबीएसई में इसको लिख कर आ जाओ और वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे, ये रिस्क है यार। सीबीएसई मेरे चाचा नहीं लगते, मेरे को उनको समझना पड़ता है, उनके पैटर्न को समझना पड़ता है, और तब जाके मैं तुम्हें कोई बात कहती हूँ यहाँ पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके वो देना, और उसको ये महाशय मिनटों में कॉपी कर लेते हैं। दुख इस बात का नहीं है कि इन्होंने कॉपी कर लिया, और इस बात का भी नहीं है कि इनको व्यूज मिले हैं क्योंकि इनका बड़ा चैनल है, क्योंकि मेरा तो काम था बच्चों तक पहुंचाना, कि चैनल ही मैंने इसके लिए शुरू किया था, तो ये अगर उन बच्चों तक पहुंच गया तो मेरा काम तो सफल हो गया। दुख इस बात का है कि ये महाशय इस वीडियो के अंदर कहते हैं कि ये वीडियो इन्हें पूरे यूट्यूब पे बच्चों को कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो इन्होंने बनाई
बनाई है और ये वीडियो के अंदर कंटेंट जो है वो इनका है और ये स्पेशल कंटेंट है जो इन्होंने यहाँ पे डाला है और पूरे के पूरे यूट्यूब पे ये कहीं नहीं मिलेगा। आप अपने किसी और के कंटेंट को अपना कहते हैं, थोड़ी शर्म तो कर लो। तो वो जो है वो थोड़ा दुख की बात थी, बट कोई बात नहीं, लोग कंटेंट कॉपी कर सकते हैं पर यहाँ पे जो है ना मेरी जान, ये कोई नहीं कॉपी कर सकता। और इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दी अल्टीमेट आंसर राइटिंग वीडियो, जो आपको मदद करेगी 40 आउट ऑफ 40 लेकर आने के लिए, और कुछ टिप्स भी जो आपको मदद करने वाले हैं अपने एग्जाम्स को और अच्छे से बनाने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ एक चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल कॉपी होती है उसके अंदर एक तरफ जो है मार्जिन बना हुआ आता है, दूसरी तरफ का मार्जिन आपको बनाना होता है। दूसरी तरफ ये जो मार्जिन आप बनाते हो, इस मार्जिन के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मार्जिन बना लो और ये वो, पर लोग ये नहीं बताते कि ये क्यों बनाना चाहिए। मैं बताती हूँ आपको ये क्यों बनाना चाहिए। सबसे पहला, आप यहाँ पे अगर इस मार्जिन को यूज बिल्कुल नहीं कर रहे हो तो आप ऊपर मार्क्स की हेडिंग डाल दो। अगर आप ऊपर मार्क्स की हेडिंग डाल दोगे तो टीचर को पता चल जाएगा कि ये मार्जिन आपने उनके लिए बनाया है ताकि वो मार्क्स दे सके। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम के अंदर हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं। अरे यार, अगर तुम्हारे 40 नंबर आ रहे होंगे और तुम्हारे को जब रिजल्ट मिला तब तुम्हारे उसमें 38 मार्क्स आए, तुम ये थोड़ी सोचोगे कि 2 नंबर हो सकता है किसी टीचर ने नहीं दिए हो। तुम थोड़ी सोचोगे नहीं मैं इसको रीचेक कराऊं। हमें नहीं पता चलता, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगर आप टीचर को स्पेस देते हो मार्क्स देने के लिए तो उनकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। एग्जामिनर को जितना आसानी में रखोगे उतने ज्यादा मार्क्स वो आपको देने वाला है। इसके बाद में आपने यहाँ पे ये बना दिया है। अब इंग्लिश में इसका क्या यूज है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो मेरे को ऐसे कहते हैं आके, मैम हम लोग लिखना शुरू करते हैं पर हमारे दिमाग में वर्ड्स नहीं आते। यार तुम अभी यहाँ पे तैयारी करके गए हो इतनी सारी चीजों की, मैं सीधा एक बॉल तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगी तो तुम्हें एक्शन के लिए तैयार तो होना पड़ेगा ना। तो तैयार होगे, बॉल आ रही होगी, कहाँ आ रही है, उसके लिए रेडी तो होना पड़ेगा ना। तो वो रेडी जो है आपको ये मार्जिन कर देगा। मैम ने आपके साथ में कुछ की फ्रेजेस शेयर किए हैं, मैम आपके साथ में कुछ वर्ड मीनिंग शेयर करती हैं, बाकी भी मैं कर दूंगी। तो वो सारी चीजें जो मैम आपके साथ शेयर करती हैं, वो सारी चीजों को जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में जो भी की फ्रेजेस या पॉइंट्स आते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपको ग्रामर का ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वर्ड का ध्यान रखने का जरूरत है जो आपको हेल्प करेगा जब आप आंसर लिखोगे तो आंसर याद दिलाने में। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये टाइम वेस्ट है, ये टाइम वेस्ट नहीं है। इसके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आप की पॉइंट्स लिख रहे हो कम से कम आप अपने दिमाग को रिकॉलिंग मोड में डाल रहे हो। आप अपने दिमाग को कह रहे हो कि चल याद कर, और वो याद करने की कोशिश कर रहा है। आपको लिटरली एक बार क्वेश्चन को देखकर पॉइंट्स याद आते हैं। वो तो आपकी गलती है कि आप आगे बढ़ जाते हो ये सोच के कि मुझे आता है और दूसरे क्वेश्चन रीड करने लग जाते हो, जिसकी वजह से वो पॉइंट्स मिक्सअप हो जाते हैं। तो वो पॉइंट्स को जैसे ही क्वेश्चन रीड किया हैंड टू हैंड यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे हैंड टू हैंड लिख देंगे तो अब वो आपको सोचने का टाइम उसमें वेस्ट नहीं होगा। जो बच्चे कहते हैं मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखूंगा, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। बस इतना है कि जब आप डायरेक्ट आंसर लिख रहे होते हो, आपने थोड़ा आंसर लिखा, उसके बाद में ये लाइक यार अब वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे फिफ्थ वर्ड कुछ था, आपको याद नहीं आएगा। आप उसको याद करने के चक्कर में कब 5 मिनट जो है अपने खराब कर दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। उससे अच्छा तो मेरे भाई यहाँ पे लिख देते ना, यहाँ पे पॉइंट्स लिख देते तो वहां पे वो 5 मिनट याद करने के तो नहीं जाते। ऐसा होता है, इसके लिए ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो पेपर में ब्लैकआउट फील करते हैं। ऐसे लोग जिनको याद आ जाती है चीजें, जिनका इंग्लिश अच्छा है, जिन्होंने अच्छे से रीडिंग की है, जिनको आंसर्स आ रहे हैं, पॉइंट्स याद आ रहे हैं, उन्होंने काफी एक्सरसाइज किया है उसके लिए, वो ये स्टेप को स्किप करके सिर्फ और सिर्फ एक मार्जिन और मार्क्स बना सकते हैं। ये मार्जिन, 2 मार्जिन बनाने से आपका इंटायर कंटेंट जो है वो सेंट्रली अलाइंड रहता है, वो बीचों बीच आ जाता है। क्योंकि वो बीचों बीच आ जाता है तो इससे क्या होता है, आपकी कॉपी भी खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकल लगती है। ऐसा लगता है आपकी कॉपी एक सिमेट्री में आ गई है, आपका जो कंटेंट है वो पूरा सेंट्रली अलाइंड होता है। तो ऐसा नहीं होता कि आखिरी के कुछ जगह पे आपने कुछ भी तो स्क्रिबल कर दिया है। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ जो शायद बाकी लोग कॉपी नहीं कर पाए, क्योंकि ये अभी तुरंत आई है। आपकी मैम रॉ है, देखो टीचर हूँ, अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाती हूँ। पहले से तैयार करके आना, किसी और के कॉन्टेंट से देख कर लिख कर आना इज नॉट माई थिंग। सो अभी एक चीज और मैं आपको बताती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस जब मैं बोर्ड की कॉपी चेक करने के लिए गई थी, डोंट ऐसा मत सोचना मैंने सच में किया था, इट्स लाइक दी इंटर्नशिप जो मैं कर रही थी अपने टीचिंग करियर के अंदर। तो मैंने, जो मेरे मास्टर टीचर थे, जब वो कॉपी चेक करने जाते थे तो मैंने वहां से जो है वो सीखा। और वहां से मैंने क्या सीखा कि जो कॉपीज होती हैं, ये कॉपीज आपकी बहुत अच्छे से कैरी की जाती हैं, बट उसके बावजूद भी जो कॉपीज का खुला वाला पार्ट होता है, जो कॉपीज का खुला हुआ हिस्सा होता है, वो खुले हुए हिस्से में एक जगह तो बाइंडेड होता है तो उसकी तो दिक्कत नहीं है, एक जगह पे जो खुला हुआ होता है वो मुड़ जाता है, फट जाता है, कभी कभी फोल्ड हो जाता है। कभी कभी आप क्या करते हो पता
पता नहीं क्या ही आपके अंदर से कंजूस की आत्मा आ जाती है कि आप उसके अंदर कुछ भी तो स्क्रिबल कर देते हो जो टीचर को नहीं समझ में आता। ये मार्जिन बनाने से आप अपने आप को कंट्रोल करोगे, अपने आप को कंट्रोल करोगे तो इससे आपका ये फायदा होने वाला है कि अब आप वहां पे नहीं लिखोगे तो इनकेस उसके साथ कुछ होता भी है तो वो खाली पेज था जो चला गया। सो ये भी आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। सो एक तो इसके साथ में ये सिमेट्रिकल होती है, एकदम सेंटर के अंदर आ जाती है, और इसके साथ में आपका जो है ये खूबसूरत लगेगा। एक और चीज है इसके अंदर जो आपको ये मार्जिन से काफी मदद करती है। एक चीज तो ये है कि आपके पेजेस बढ़ते हैं। जब आपके पेजेस बढ़ते हैं तो आपको भी खुशी होती है और टीचर को भी, उन्हें भी लगता है बच्चे ने कंटेंट लिखा है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी छोटी हैंड राइटिंग होगी, वो बेचारे पूरा पूरा का पूरा पेपर आंसर करके आएंगे तो भी उनका पूरा का पूरा पेपर 6 पेज में आ जाएगा। तो अगर वो ये करेंगे तो पेजेस भरेंगे, खुला खुला लगेगा, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। अरे आपने उस चीज के पैसे दिए है यार, आपने आंसर कॉपीज के पैसे दिए, आप जितना बढ़िया उसको एकदम खुला खुला लिखोगे उतना बढ़िया है यार। जितना ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतना ज्यादा बेटर तरीके से सामने वाले को फील होगा, बेटर मार्क्स आपको मिलेंगे। सो ये दैट इज ऑल्सो वन थिंग। अच्छा, इसके साथ में एक और चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप ये मार्जिन बनाते हो, जब आपने ये मार्जिन बना दिए, आपके यहाँ पे पेजेस जो है वो फिल हो गए हैं, आपने यहाँ पे इसका सिमेट्री का ध्यान रख लिया, ये सब कुछ किया है, इससे आपको कहीं ना कहीं कुछ और फायदे भी होते हैं। और वो कुछ और फायदों के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि इनकेस आपको कोई भी जगह पे ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार मेरा वर्ड लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को इसमें ज्यादा आता है, कहीं मैं ज्यादा ना लिख दूं, तो ये आपको कहीं ना कहीं वर्ड लिमिट में भी कंट्रोल कर देगा। मैं बताती हूँ कैसे। देखो यार, जब अभी कोई भी टीचर है जो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा वो 9 सीख गया तो है नहीं। वो ऐसा तो है नहीं कि वो टीचर को बस अभी कहीं से भी तो लेकर आ गए हैं और वो कहीं से भी तो आ गया और वो चेक कर लेगा। वो टीचर को एक्सपीरियंस हो गया है आपकी कॉपी चेक करते करते, पता नहीं कितने सालों का उन्हें एक्सपीरियंस होता है। वो आपकी कॉपी को देखकर अंदाजा लगा देते हैं कि आपने कहाँ पे वर्ड लिमिट क्रॉस किया और कहाँ नहीं। अरे एक एक बैठ के वर्ड थोड़ी गिनते हैं वो। आप जब ये मार्जिन वाली चीज करोगे तब उनका अंदाजा जो है अब वो ऐसे हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। अब वो ब्रॉड नहीं रहेगा, वो नैरो हो जाएगा। अब आपका आंसर इससे बड़ा लगेगा तो उनको खुद को सोचना पड़ेगा कि यार ये नैरो हो चुका है इस मार्जिन की वजह से, तो अब आई हैव टू एनालाइज ऑल्सो। तो वो वहां पे आराम से, अगर आपका आंसर थोड़ा बड़ा भी दिखता है तो भी आपकी वर्ड लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं होगी, क्योंकि अभी मैं आपको वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करने के तरीके भी बताऊंगी। तो वर्ड लिमिट भी क्रॉस नहीं होगी, आंसर बड़ा भी दिखेगा, और टीचर लिटरली अपने हिसाब से ही नहीं चेक करेगा। उन्हें पता होगा कि आंसर बड़ा इसके लिए दिख रहा है क्योंकि मार्जिन जो है बच्चे ने बना दिया है, इसके लिए नहीं क्योंकि बच्चे ने दिल खोल के वर्ड लिमिट जो है वो एक्सीड करी है। इसके बाद में आंसर्स का जो आपका ये जो आप हेडिंग डालते हैं आंसर 1 आंसर 2, ये इधर डालने को मैं मना करती हूँ। इधर इसके लिए मत डालिए। अगेन ये बाइंडिंग वाला साइड है, आप कुछ भी लिख लेते हो ABCD, समझ में भी नहीं आता कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 नंबर है, सेकंड है, थर्ड है, सब कुछ नहीं समझ आता। यहाँ पे लिख दोगे तो कम से कम क्लियर होगा। इनकेस आपसे गलती भी हो गई है तो उसको काट के सही करने के लिए काफी ज्यादा स्पेस रहेगी। इसके बाद में आपकी जो CBSE की मार्किंग स्कीम आई है, मार्किंग स्कीम के अंदर CBSE ने खुद ने अपने आंसर्स को इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन में डिवाइड किया हुआ है। 9 साल हो गए मेरे को ये कहते हुए। CBSE अब से ये बता रहा है, मैं 9 सालों से बच्चों को यही करवा रही हूँ। और आप मेरी पुरानी सी पुरानी वीडियो देख लोगे यूट्यूब पे, नहीं इस चैनल पे नहीं, ये चैनल तो अभी आया था, बट मैं और बाकी जो चैनल पे बना रही हूँ, आप पुरानी सी पुरानी वीडियो देख लोगे तो उसके अंदर भी आपको यही देखने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन के अंदर अपने आंसर को हमेशा डिवाइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको आंसर्स ऐसे नहीं लिखने हैं कि ये इंग्लिश की टीचर है इसको तो पता होगा। आपको आंसर ऐसे लिखने हैं जैसे कि आप जिसको ये आंसर सबमिट कर रहे हो वो टीचर बिल्कुल जानता ही नहीं है इंग्लिश। तो आप जब इस तरीके से अपने आंसर को डिवाइड करते हो तो आप बेटर आंसर्स लिखते हो, आप जाके सीधा नहीं बता देते। ऐसा क्वेश्चन आता है, एडला ने पेडलर की लाइफ को कैसे चेंज किया, आपने सीधा बता दिया एडला ने ये किया वो। अरे कौन पेडलर, कौन पेडलर, कौन सा चैप्टर, क्या चेंज आया, कुछ पता तो होना चाहिए। ये हिडन क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत बार हमसे मिस हो जाते हैं। अब इस पे आपका डाउट आएगा, मैम ये तो हम 4 नंबर के क्वेश्चन में कर सकते हैं ना, हम 2 नंबर के क्वेश्चन में नहीं कर सकते। नहीं, आप दोनों में कर सकते हो, आप दोनों में कर सकते हो। फर्क बस इतना है कि 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर इनमें लाइनें बढ़ जाएंगी, कंटेंट बढ़ जाएगा, और 2 नंबर के क्वेश्चन में ये लाइनें कम हो जाएंगी। क्योंकि आपके 4 नंबर, जिन बच्चों को वर्ड लिमिट नहीं पता है, आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको 120 से 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। और जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपको 30 से 40 वर्ड्स लिखने होते हैं।
सो ये आपकी वर्ड लिमिट जो है ये होती है। आपको ऐसा लगेगा कि इससे मेरा ज्यादा वर्ड लिमिट जो है मेरा क्रॉस हो जाएगा, मैं 2 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा बड़ा आंसर लिख दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस फर्क इतना पड़ना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में जहां आप 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 लाइनें लिखते, वहां अब आप 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 लिखोगे। यार कभी कभी तो 2 नंबर के क्वेश्चन में ये हालतें हो जाती है बच्चों की कि 1 लाइन के बाद में आंसर नहीं समझ में आ रहा होता। अरे घिसी पिटी चीजें लिखने की बजाय तो अच्छा है ना स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर करोगे। भाई तुम्हें टू द पॉइंट आंसर नहीं करना है, टू द पॉइंट आंसर करने के लिए फ्रेमिंग करनी है। टू द पॉइंट ऐसे एकदम मजा में एकदम पता चल गया तो एकदम ऐसे नहीं लिखना है, वो टू द पॉइंट आंसर करने के लिए फ्रेमिंग करनी है तुम्हें। ये फ्रेम है तुम्हारा। जैसे लेटर में होता है, मैं लेटर में सेंडर्स एड्रेस, ये एड्रेस, वो एड्रेस नहीं लिखूं और मैं सीधा लिख दूं कि ये मामला है, ये अरे है कौन तुम, हो कौन तुम, हाँ क्या है, क्या मैटर है, किसको लिख रहे हो, पता तो हो। इसके लिए फ्रेमिंग जैसा ही, इसे फ्रेमिंग जैसा ही लीजिए। इन केस आपको ऐसा लगता है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, पहले तो मैं इसको आपके ऊपर छोड़ दिया करती थी कि वॉलंटरी है, आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब तो क्योंकि सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम में इसको इंक्लूड कर दिया है, मैं तो एक एक एसडीसीएन से ये बोलूंगी कि इसको आप फॉलो कीजिए। मैम अब ये क्या होता है दुनिया के अंदर, इंट्रोडक्शन डिटेल कंक्लूजन हर एक इंसान अब डालने लगा है। सब कहते हैं इंट्रोडक्शन डिटेल कंक्लूजन में डिवाइड कीजिए, कैसे करे कोई नहीं बताता, मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये कैसे करना है। सो आपको इंट्रोडक्शन डिटेल और कंक्लूजन में कैसे डिवाइड करना है। लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप 2 चीजें लिख सकते हो, या तो आप उसे क्वेश्चन के साथ में रिलेट कर दो, मतलब आपका जो क्वेश्चन होता है उसमें व्हाट, व्हाई, हाउ कुछ तो दिया होगा, उसके आगे जो है उससे रिलेट कर दो। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन के अंदर भी लिखा हुआ होता है स्टार्ट विथ, तो जो भी वहां पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन की पहली कुछ लाइनें आ जाएंगी। या फिर अब आपको उसको अगर बाय चांस आप क्वेश्चन से नहीं रिलेट कर पा रहे हो, बड़ा अजीबो गरीब क्वेश्चन है, तो ऐसे के अंदर आपको उसे चैप्टर डिटेल से शुरू करना होता है। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, आप चाहो तो क्वेश्चन से रिलेट करके भी शुरू कर सकते हो कि ठीक है मैम ने जो बताया था उसका टाइम नहीं है, या फिर मैम ने जो बताया था वो उसके लिए मेरे पास वर्ड लिमिट नहीं है, मेरी वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगी, तो क्वेश्चन से रिलेट करके डिटेल शुरू कर दो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कंट्रोल कर पाओगे जो भी मैं बताऊंगी कि कैसे कंट्रोल करनी है, तो तुम चैप्टर डिटेल से कर सकते हो। चैप्टर डिटेल, यस, आपके एग्जाम के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर 3 तरीके से लिटरेचर को डिवाइड किया हुआ है। एक है चैप्टर जो कि आपका प्रोस वाला सेक्शन है, इसके अंदर आपको पोएट्री भी देखने को मिलेगी, एंड देन इकलौता एक प्ले भी है ऑन द फेस ऑफ इट। ये 3 तरीके की डिटेल्स हैं, ये 3 तरीके के पोर्शंस हैं जो हम लोग लिटरेचर में तैयार करते हैं। अब आपने क्या करना है, जब आपने इंट्रोडक्शन को चैप्टर डिटेल से शुरू करना है, तो आपकी शुरुआती कुछ लाइन हो सकती है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, अगर चैप्टर से क्वेश्चन है, पोअम अगर पोअम से क्वेश्चन है, प्ले अगर प्ले से क्वेश्चन है, इन द चैप्टर पोअम या प्ले, द चैप्टर प्ले या पोअम, आप अपने हिसाब से यहाँ से शुरू कर सकते हो। ये मैम आपको क्यों बता रही है, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, कमेंट आता है, मैम आपने जो बताया मेरे को सब समझ में आ गया, पर मैं शुरू कहाँ से करूं, मुझे समझ नहीं आता। कभी कभी ना आपको लाइफ के अंदर एक किक की जरूरत होती है, ऐसी चीज आंसर्स के साथ भी होती है। आंसर्स के साथ में आपको एक किक की जरूरत होती है, इसे ऐसे ही समझो, ये इंट्रोडक्शन आपका बेस्ट फ्रेंड है। ये ऐसा बेस्ट फ्रेंड है जिससे आप टीचर्स के सामने जैसे पूछते हो ना कौन सा पेज नंबर, वो बता देता है पेज नंबर ये, और फिर आप देख लेते हो, फिर आपको पता चल जाता है, फिर आप आंसर शुरू कर देते हो। ये वैसा ही है। यहाँ से जब आप बिगिन करते हो, आपको पता चलता है, आप चैप्टर का नाम लिखते हो, आप पोएट ऑथर का नाम लिखते हो, अभी आगे और डिस्कशन हम करेंगे, वो जब लिखते हो तो अपने आप आपको चीजें याद आने लग जाती है। ये रिकॉलिंग मेथड है, ये आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हिंट्स भेज रहे हो कि भाई तेरे को अभी रैट ट्रैप में जाना है, जो कि सेल्मा लेगरलॉफ ने लिखा है, जिसका थीम ये है। अब आपका दिमाग जो है आपके लिए एनसीईआरटी ओपन कर देगा, मेरा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन वाला वीडियो ओपन कर देगा। अब आपको वो सारी की सारी चीजें जो है वो याद आने लगेगी। अब ये जो है ये आपको मदद करने वाला है समझने के लिए कि अब मेरे को इसके अंदर क्या लिखना है। ऑल राइट, तो इसके बाद में जब इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे तो हम इस प्रकार लिखेंगे, हमने लिख दिया द चैप्टर, द चैप्टर अगर चैप्टर है, पोअम अगर पोअम है, प्ले अगर प्ले है, फिर उसका जो भी चैप्टर है या जो भी पोअम है, जो भी प्ले है, उसका नाम यहाँ पे आ गया। इसके बाद में हम लिखते हैं रिटन बाय, ऑथर या पोएट का नाम आ जाता है। अरे जब मैंने तुम्हें हर क्लास में ओपी करवाया है, अगर तुमने जबरदस्ती हर क्लास में ओपी करा है, मैम जान नहीं छोड़ती बिना ओपी करवाए, तो तुमने याद किया तो बताओ ना यार,
कुछ बच्चे ऐसे हैं उन्हें सिलेबस नहीं पता, उनको ये नहीं पता चैप्टर का पूरा नाम क्या है। तुम ऑथर का नाम याद करके जा रहे हो तो बताओ तो सही। तो रिटन बाय ऑथर या पोएट। अब इसके बाद में जब मैंने ये बता दिया कि मेरा चैप्टर ये है, मैंने ये बता दिया कि ऑथर और पोएट ये है, मेरा दिमाग जो है अब उस चैप्टर के अकॉर्डिंग सेट है। मेरे दिमाग का ये हिंट है उस चैप्टर के, कि मेरे दिमाग में मैंने अपने आप को, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को हिंट भेजा है कि भाई तू अब इंडिगो का क्वेश्चन आ रहा है, अब तू इंडिगो के लिए तैयार हो जा। आप सीधा चैप्टर खोल के उसमें सीएफ एंड्रयूज का क्वेश्चन आ रहा है, पहले तो ये हो जाता कौन सीएफ एंड्रयूज है, कौन ये। तो एक बार सोचो तो सही, पहले वेट करो, अपने दिमाग को उस पोजीशन में लेकर आओ। जैसे ही आपने चैप्टर और पोएट लिख दिया या ऑथर लिख दिया, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि ठीक है अब मुझे वहां से इसको पिक करना है। इसके बाद में हम इंट्रोडक्शन के अंदर हमेशा थीम इंट्रोड्यूस करेंगे। हम थीम क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे? अच्छा, इसको हम थीम कह सकते हैं, सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं, मैसेज कह सकते हैं। हम क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले हैं एनालिटिकल क्वेश्चन। एनालिटिकल क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो वैल्यू बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चन जो केस बेस्ड है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो मैं टू द पॉइंट आंसर लिख देती और हो जाता मेरा काम। पर ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनालिटिकल क्वेश्चन है, आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन होते हैं ये कहीं ना कहीं आपको थीम के बारे में पूछते हैं। आप थीम मेंशन कर दोगे तो इससे मेरे को तसल्ली रहेगी। आप थीम मेंशन कर दोगे तो मुझे ये तसल्ली रहेगी कि आगे अगर नीचे तुमने गलत भी आंसर कर दिया और तुम्हें समझ में भी नहीं आया हो कि क्वेश्चन में क्या था, तो अब कम से कम तुम जो है ये थीम की वजह से तुम्हें 1 नंबर तो मिल जाएगा। क्योंकि आंसर का जो थीम है, जो चैप्टर है, जो पोएम या पोएट है, ऑथर या पोएट है, वो तुमने मेंशन कर दिया, 1 नंबर तो तुम्हारा कहीं नहीं जा रहा। इसके लिए आप यहाँ पे थीम लिखोगे। अब मैम आपने तो कह दिया पहले चैप्टर और ये इसका नाम लिखना है, मैं थीम को इंट्रोड्यूस कैसे करूं? इनमें से जो तुम्हें बढ़िया लगता है, जो तुम्हें एग्जाम में याद आता है, वो चूज कर लो। स्पीक्स अबाउट, थ्रोज लाइट ऑन, पिन पॉइंट्स द थीम ऑफ, गिव्स द मैसेज, टॉक्स अबाउट, या इसके अलावा और कोई बेटर अगर इंट्रोडक्शन के तुम्हारे पास वर्ड्स या फ्रेजेस हैं तुम उन्हें यूज करो। एंड देन उसके बाद में थीम डाल दो। ये थीम, ये मैसेज, ये सेंट्रल आइडिया वही है जो मैम अभी 5-7 मिनट की जो वीडियोस बना रही है उसमें बता रही है। तो ये थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया वही है। तो आप आराम से ये जो है, अब इसको आप आराम से पिक करो और यहाँ पे लिख दो। अब एक चीज जो है वो ये है कि अब देखो, जैसे बहुत सारे कल हमने दोनों पोएम्स के थीम किए, इसके साथ फ्लेमिंगो का सारा थीम वाला सब खत्म हो गया। तो कल हमने वो किया, आज हम लोग और भी विस्तार के भी करेंगे, और भी वीडियोस आएंगे। सो अभी हमने कल वो किया, तो इसके साथ में आपको पता है क्या होता है, मैं आपको एक थीम नहीं, मैं आपको मैसेजेस, सेंट्रल आइडिया, वो सब देती हूँ। तो यार अभी कुछ भी उठा के मैं लिख दूंगी कि चलो मैम ने कहा था थीम है तो थीम लिख दिया, तो वो आंसर के साथ रिलेट नहीं करेगा। इससे तुम्हारा प्रॉब्लम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। वो आंसर के साथ रिलेट करना चाहिए ताकि तुम इंट्रोडक्शन से डिटेल में आ पाओ। कैसे मैम? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रैट ट्रैप चैप्टर। अब रैट ट्रैप चैप्टर में क्वेश्चन जो है वो एडला को लेकर आया है। एडला को लेकर आया है तो मेरा थीम भी एडला के अराउंड होना चाहिए। मेरा थीम भी यही होना चाहिए कि किस तरीके से प्यार, केयर, अंडरस्टैंडिंग इंसान को बदल सकता है। मेरा थीम यही बात करना चाहिए कि किस तरीके से लोगों को सेकंड चांसेस देने से लोगों के अंदर ग्रेटर गुड को पहचाना जा सकता है। अब ये मेरा क्वेश्चन अगर मान लो रैट ट्रैप सेलर के बारे में चैप्टर के स्टार्टिंग से आता, तो मेरा थीम हो जाता कि ये पूरी की पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है और हम लोग ग्रीड में चीजों के पीछे भागते रहते हैं। सो थीम, मैसेज और सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन के अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा, जैसा क्वेश्चन है वैसा सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद में आते हैं हम डिटेल पे। अब डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं तो डिटेल के अंदर इंट्रोडक्शन से डिटेल और फिर डिटेल से कंक्लूजन में जाने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एज अ रीडर मैं आपको ये जरूर कह सकती हूं कि अगर आपने इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन मेंशन कर भी दिया, फिर भी अगर उनके बीच में कोई फ्लो नहीं है तो एज अ रीडर झटके लगते हैं। आप एक्सपीरियंस करोगे, अगर आप खुद एक अच्छे रीडर हो, आपको पता चलेगा कि जब भी ऑथर जो होता है वो इंट्रोडक्शन से सीधा डिटेल में और सीधा कंक्लूजन में चला जाता है, तो झटके लगते हैं कि अरे यार अभी तो ये कह रहा था, अभी ये कहां से कह दिया इसने।
एक सिमेट्री, एक फ्लो नहीं बैठ पाता, कहीं ना कहीं पूरी इंफॉर्मेशन अलाइन नहीं हो पाती, एक साथ नहीं आ पाती। वो ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन के आंसर में 3 आंसर्स लिख दिए। ये चीज को मैम झटके कहती है। ये झटकों से बचने के लिए आपको फ्लो पे ध्यान देना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि अगर हम लोग सीबीएसई की मार्किंग स्कीम देखें तो सीबीएसई के लिए भी फ्लो बहुत मैटर करता है, और ये फ्लो सब कहते हैं मेंटेन करके रखना चाहिए। कैसे मेंटेन करना चाहिए कोई नहीं बताता, मैं बताती हूँ आपको। लिंकिंग वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड्स जिन्हें हम कंजंक्शन भी कहते हैं, ये जो है ये हमें मदद करेंगे हमारा फ्लो मेंटेन करने के लिए। जिस मिनट मैंने मेरे आंसर के इंट्रोडक्शन के अंदर थीम लिखना बंद किया, मैं पैराग्राफ चेंज करूंगी और मैं लिंकिंग वर्ड से नेक्स्ट पैराग्राफ डिटेल वाला शुरू करूंगी। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पैराग्राफ चेंज नहीं करूंगी, फुल स्टॉप लगाऊंगी, लिंकिंग वर्ड डालूंगी, कॉमा डालूंगी एंड बाकी का आंसर लिखना शुरू करूंगी। क्या है ये लिंकिंग वर्ड? कंजंक्शंस हैं। कहां मिलेंगे? गूगल कर लीजिए, मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, कोई फायदा नहीं है, आप गूगल कर लीजिए। आपको अपने पते के 5-6 भी याद रहते हैं तो बस मेरा काम तो हो जाएगा। सो आपने यहाँ पे हाउएवर, देयरफॉर, दैट इज व्हाई, ये फ्रेजेस भी होते हैं, दैट इज व्हाई, आफ्टरवर्ड्स, वेयर एज, व्हाइल, व्हेन, ये ऐसे वर्ड्स अगर आपने एक बार देख लिया आपको पता भी होंगे, अपने कंजंक्शंस पढ़े हैं बचपन में, नहीं पता है आप गूगल कर लीजिए। आपको जो बढ़िया लगते हैं कि यार ये मेरे को याद रह जाएंगे, उनको अपने एक लिस्ट में लिख लीजिए, वो आपके आंसर्स लिखने में मदद कर देंगे। अब आपने डिटेल कैसे लिखनी है? आपने लिखना है लिंकिंग वर्ड, कॉमा लगा देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें जो है वो कोशिश करनी है कि आंसर में आप लिखो। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स बोले तो आपके जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं। जो लोग अभी ये कह रहे हैं मैम मैं वोकैबुलरी कैसे सुधारूं, ये टाइम है इस चीज का? ये वोकैबुलरी सुधारने का टाइम है? नहीं, ये वोकैबुलरी सुधारने का टाइम नहीं है। तुम्हें वोकैबुलरी पे अभी डिक्शनरी उठा के उस पे फोकस नहीं करना, तुम्हें फोकस इस बात पे करना है कि ऐसे वर्ड्स जो ऑलरेडी चैप्टर या पोएम के अंदर है उन वर्ड्स को तुम ध्यान रख लो, वो वर्ड्स ही तुम्हारे काम आ जाएंगे, वही तुम्हारे लिए मतलब इतनी वोकैबुलरी बहुत है। तो तुमने क्या करना है, तुमने यहाँ पे वो जो की वर्ड्स है वो की वर्ड्स ध्यान रखने हैं ताकि उन वर्ड्स का तुम इस्तेमाल कर सको। की फ्रेजेस जो मैम तुम्हें देती है, वो की फ्रेजेस के अंदर स्टेटमेंट्स, इंस्टेंसेस और फैक्ट्स दोनों होते हैं, दोनों तीनों होते हैं। ये की फ्रेजेस ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो चैप्टर की पहचान है। उनके अंदर स्टेटमेंट्स जो कि आपको इन्वर्टेड कॉमास में या कोटेशन मार्क्स में डालना चाहिए, जिसमें आप एक कह सकते हैं डायरेक्ट स्पीच में आंसर लिख सकते हैं। ही सेड, एडला सेड, रैट्रैप सेलर सेड, गांधी जी सेड, एंड्रयू सेड, राजेंद्र प्रसाद सेड। तो आपने उनका स्टेटमेंट डिट्टो याद करने की जरूरत नहीं है, पर उन्होंने जो कहा वो आप चाहो तो अपने स्टेटमेंट्स वो अपने आंसर्स में डाल सकते हो। वो आंसर्स के अंदर डालोगे तो और अच्छा लगेगा आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है। या टीचर आपका आंसर मैच करती है अपने मार्किंग स्कीम से, हर टीचर मार्किंग स्कीम से मैच करेगी, ये कम होता है। टीचर्स खुद पहले मार्किंग स्कीम देख लेती हैं, उन्हें पता चल जाता है सीबीएसई के क्या इंस्ट्रक्शन है, वो एक्सपीरियंस टीचर है, एनसीईआरटीज रटी हुई हैं। अगर आप ये चीजें मेंशन करते हो तो वो खुद खुश हो जाते हैं ये देखकर कि आपने ये सब मेंशन किया हुआ है। वो मेंशन किया हुआ दिखता है तो लगता है आपने एफर्ट डाले हैं। इंग्लिश के अंदर क्वेश्चंस आसान आते हैं, इंग्लिश के अंदर चेकिंग डिफिकल्ट होती है, इंग्लिश के अंदर आपसे आंसर्स में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस की जाती है। बाकी सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया आप आंसर लिख दोगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको स्ट्रेट दे दिया जाएगा और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको नहीं आता हो। क्वेश्चन बढ़िया आएगा, आपके आंसर्स ही है जो आपको ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्लासिफाई करेंगे। ये आपके आंसर्स हैं जो आपको अलग अलग करेंगे। गलत किसी का आंसर नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। मुझे पता है कि तुम कुछ तो उसमें लिख के ही आओगे, ऐसा नहीं है आंसर पूरा गलत ही हो जाए। पर यहाँ पे किसको 2 नंबर मिलेंगे 4 में से, किसको 2.5, 3 और किसको 4 मिलेंगे, ये सब तुम्हारे आंसर राइटिंग की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। रटो मत, क्वालिटी बढ़ाओ। सिर्फ ये मत करो कि मैं और कंज्यूम करूं इंफॉर्मेशन। ये ध्यान रखो कि मैंने जितनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करी है उसको मैं लगाऊं कैसे। ये टाइम प्लेसमेंट का है। मैंने जो की फ्रेजेस, मैंने जो एनसीईआरटी, मैंने जो सब कुछ पढ़ा है, मैं उसे यूज कैसे करूं, उस चीज का है ये टाइम।
तो इसके लिए आप यहाँ पे फ्रेजेस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। इंस्टेंसेस क्या होते हैं, एनसीईआरटी का जो स्टेप होता है उसे इंस्टेंस कहते हैं। ये टेक्सचुअल इंस्टेंस वाला इनफैक्ट बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, तो इसके अंदर आपको इंस्टेंसेस मेंशन करने होते हैं कि जब फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। तो वो जो स्टेप्स होते हैं ना, वंस अपॉन टाइम, और एकदम से रैट रैप वाला शुरू किया फिर लास्ट तक उसने बोला विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, वो जो जिस स्टेप में चल रही है उसे हम इंस्टेंस कहते हैं, वो आप मेंशन कर सकते हो। देन आप फैक्ट्स मेंशन कर सकते हो, जैसे कि इंडिगो के अंदर है 2301 डेलीगेट्स आए थे, चंपारण फुटहिल्स पे हिमालयास के, नेपाल के किंगडम के करीब है, ये चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इनसे आपको अपना आंसर बनाना है। आपको की फ्रेजेस और इन सारी चीजों के बारे में पता होता है, आपको लिंकिंग वर्ड्स के बारे में पता होता है, तो आपके लिए इज एम आर जोड़कर आंसर बनाना आसान हो जाता है। आपको फिर और किसी चीज को के ऊपर फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, आप वो आराम से फिर इज एम आर जोड़ के आंसर लिख सकते हो। फाइनली हम आएंगे कंक्लूजन में। मैं कंक्लूजन बहुत ही अलग अलग तरीके से कर सकती हूँ। मैं चाहूं तो मैंने ऊपर जो भी लिखा है उसे एक लाइन में सम अप कर दूंगी, देयरफॉर, हेंस, दैट इज व्हाई, एटसेट्रा लगा के। तो मैंने ऊपर जो भी लिखा है मैं उसे सम अप कर दूंगी, देयरफॉर, हेंस, दैट इज व्हाई, एटसेट्रा लगा के। या फिर मैं क्वेश्चन का इस्तेमाल कर सकती हूँ। क्वेश्चन का इस्तेमाल कैसे करूंगी, क्वेश्चन के अंदर आपको चैप्टर का इंस्टेंस दिखता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन आपको ऐसे सिर्फ वाई तो नहीं बोल देगा, अरे आगे कुछ तो लिखेगा कि एडला ने पेडलर को कैसे कन्विंस किया, या महात्मा गांधी जी ने कैसे नेगोशिएट किया, अरे कुछ तो होगा। तो वो जो होते हैं उन्हें हम चैप्टर का इंस्टेंस या लीड वर्ड्स कहते हैं हमारे क्वेश्चन में। ये लीड वर्ड्स ही है जो आपको आंसर की तरफ ले जाते हैं, और ये दोनों पे एप्लीकेबल है, लिटरेचर, रीडिंग, तीनों पे एप्लीकेबल है, राइटिंग। सो जो लीड वर्ड्स होते हैं उनको आप इस्तेमाल करके अपना कंक्लूजन कर सकते हो, नेक्स्ट हैपनिंग बता सकते हो। अब क्या होता है कि चलो 4 नंबर वाले क्वेश्चन में तो लगभग पूरी समरी पूछ लेते हैं, पर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपके चैप्टर से कोई एक इंस्टेंस उठ के आ जाता है और बस उसके बारे में पूछ लिया जाता है। ऐसे में आप नेक्स्ट हैपनिंग बता सकते हो कि इसके बाद क्या हुआ था। क्वेश्चन आता है कि राजेंद्र प्रसाद के घर गांधी जी को अनटचेबल्स के जैसे ट्रीट किया गया, आपने अनटचेबिलिटी वाला सब कुछ लिख दिया। अब आप कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हो कि अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो फैक्ट्स इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट हैपनिंग, हर क्वेश्चन में हर चीज नहीं चलेगी, इसीलिए ऑप्शंस दिए हैं। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, आपका जैसा क्वेश्चन है उसके अनुसार चूज कीजिएगा। आपको कुछ नहीं समझ में आता है, जय माता दी थीम नहीं समझ में आ रहा, मैम सम अप करूं, काहे के लीड वर्ड्स, कुछ नहीं समझ में आ रहा, थीम लिख दो। चैप्टर का लिंकिंग वर्ड लगा के थीम लिख दीजिए, उससे मॉरल पता चल जाएगा, चैप्टर का मैसेज पता चल जाएगा। 99% ऑफ टाइम थीम फिक्स हो जाता है, आंसर के साथ मैच कर जाता है। अरे थीम इज द सेंट्रल आइडिया, आप किसी भी आंसर में लिखोगे वो मैच करेगा, दैट इज बाय सेंट्रल आइडिया। एंड आप एक और बहुत ही अच्छी चीज कर सकते हो, वो है लास्ट पैराग्राफ। आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी तो आप लास्ट पैराग्राफ जो है चैप्टर का, वो लास्ट पैराग्राफ पिक कर लीजिए। वो लास्ट पैराग्राफ जो होगा चैप्टर का, उसके अंदर चैप्टर का समअप होता है, वो लास्ट पैराग्राफ को आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसकी मदद से आप डेफिनेटली अपने पूरे के पूरे आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। कुछ एक चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये तो हो गया आपका आंसर राइटिंग जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। कुछ एक चीजें इसके अंदर और भी आएंगी, अलग अलग वीडियोस के थ्रू बताऊंगी। फिलहाल के लिए वर्ड लिमिट, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम आपके अकॉर्डिंग ये 40 वर्ड्स कितने होते हैं, मैम आपके अकॉर्डिंग ये 150 वर्ड्स कितने होते हैं। बेटा मेरे अकॉर्डिंग वो कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी हैंड राइटिंग तुम्हारी हैंड राइटिंग में डिफरेंस है, मेरी कॉपी और तुम्हारी कॉपी में डिफरेंस है, हम सब में डिफरेंस है। तो मैं कहूंगी 4 लाइनें लिख दो, 5 लाइनें लिख दो, ये जस्टिफाइड नहीं होगा। आप इसके लिए एक चीज करो, आज मेरे कहने पर एक आंसर लिखो, और वो आंसर जो है लिखो 40 वर्ड्स में, क्योंकि ये मैक्सिमम है, लिमिट है ये। और एक आंसर लिखो 150 वर्ड्स, और ये किस में लिखोगे, ये लिखोगे हॉरिजॉन्टल कॉपी में, और वो भी मार्जिन बना के, हॉरिजॉन्टल कॉपी में और वो भी मार्जिन बना के। अब मार्जिन कितना बनाना है, वो जो स्केल्स आते हैं ना, बस उतना मार्जिन बना देंगे।
उतना मार्जिन बना देंगे तो अपनी कॉपी में भी वही स्केल लेकर जाना और एग्जाम में भी वही स्केल लेकर जाना, तो तुम्हें पता चल जाएगा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हॉरिजॉन्टल कॉपी नहीं है मार्केट में, 2-4 शीट जो होती हैं एक्स्ट्रा वो खरीद लेना, ठीक है, जो खुली शीट्स होती हैं वो ले लेना। 40 वर्ड्स एक जगह लिखकर देखो, 150 वर्ड्स एक जगह लिखकर देखो, खुद गिनो कितने पैराग्राफ बन रहे हैं, खुद गिनो कितने लाइनों में आ रहा है, खुद गिनो। तुम्हें खुद पता चलेगा कि यार मेरी हैंडराइटिंग में 40 वर्ड 8 लाइनों में आ रहे हैं। एक बच्चा जो छोटे हैंडराइटिंग वाला वो कहेगा 3 लाइन में आ रहे हैं। एक बच्चा जिसकी सुपर हैंडराइटिंग होगी वो कहेगा मेरे तो पूरा पेज भर गया। तो अपने हिसाब से गिनिए एंड देन उसके अनुसार आप अपनी वर्ड लिमिट को डिसाइड कर लीजिए। अब जब आपके दिमाग के अंदर फिक्स हो जाता है कि यार मेरी हैंडराइटिंग में ये 40 वर्ड जो है ये यहाँ पे आते हैं, जब आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाता है कि मेरी हैंडराइटिंग में 150 वर्ड यहाँ पे आते हैं, जब आप आंसर लिख रहे होते हो आपका माइंड आपको सिग्नल देता है भाई तू 150 वर्ड क्रॉस करने वाला है, करने वाला है, अपने आप वर्ड कटिंग हो जाती है। अपने आप ऐसा हो जाता है कि आप वर्ड को कट कर देते हो, क्योंकि आपको पता है मेरी वर्ड लिमिट जो है वो बढ़ रही है। आपको जहां थीम लिखना होता है वहां पे बड़े वाले थीम की जगह छोटा वाला थीम लिख देते हो, जहां पे आपको ऐसा लगता है अरे रुक यार एक बार मैम ने ये बताया था ये तो बता दूं, कंट्रोल कर लेते हो, अरे कंट्रोल मेरे बच्चे कंट्रोल, अपने आप उसको कट कर देते हो। तो वर्ड लिमिट को कंट्रोल करने की जिम्मेवारी आपकी है, और वो जिम्मेवारी आप इसी तरीके से पूरी कर सकते हो। की फ्रेजेस आधा काम कर चुके हैं। टाइम मैनेजमेंट, मैम मेरा पेपर सही टाइम पे नहीं होता, आप अपना टाइम मैनेजमेंट कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि आप अपने जो भी मार्क्स हैं, दैट इज 2 नंबर का क्वेश्चन है तो डबल द मार्क्स, आप उसमें 4 मिनट यूज कीजिए। अगर आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है आप उसमें 8 मिनट यूज कीजिए। आपके अगर मान लेते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें 16 मिनट यूज कीजिए। आप ये कोशिश कीजिए कि टाइम मैनेजमेंट के लिए आप अपने आप को 120 मिनट ना दें, आप अपने आप को 120 मिनट के साथ में 15 मिनट और दीजिए, क्योंकि आपका पेपर जो है वो 135 मिनट का होगा। आपको जो रीडिंग टाइम मिलता है उसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसे हम यूज करेंगे। मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊंगी कि उसे कैसे यूज करना है। तो अब आप ये सोचिए कि ये 135 मिनट में अब आप जब भी पेपर सॉल्व करेंगे ये सोचिए कि मेरे को कौन से सेक्शन में कितना टाइम लगता है। अपने आप ऑर्गेनाइजेशन होगी तो टाइम मैनेज हो जाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लेना है, डबल द टाइम, डबल द मार्क्स। 2 नंबर है तो 4 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, ऐसा। अच्छा, इसके बाद में आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट होता है मैम मैं आंसर पॉइंट्स में लिखूं, नहीं, आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आंसर पॉइंट्स में लिखिए, पर इंग्लिश में आंसर्स पैराग्राफ में ही जाएंगे। पैराग्राफ चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और पैराग्राफ कब चेंज करना चाहिए, पैराग्राफ 2 सिचुएशंस में आप चेंज कर सकते हैं। एक, जब आप कोई नया आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं आंसर में, और दूसरा जब आपके 3 से 4 लाइंस जो हैं वो हो जाती हैं। 3 से 4 लाइंस के बाद में जब मैं पैराग्राफ चेंज कर देती हूँ तो मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, लोगों के लिए रीडेबल होता है, आराम से वो रीड कर पाएंगे। लीव 2 लाइन्स बिटवीन 2 आंसर्स, देखिए मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आप आंसर्स के बीच में एकदम लाइन खींचिए और फिर उसके नीचे आके दूसरा लाइन, अभी उतना टाइम नहीं है, लाइन्स खिंचती जाएंगी अगर लास्ट में आंसर जो है वो नहीं कर पाए, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के आंसर के बाद में 2 लाइन छोड़ दो। वो 2 लाइन छोड़ दोगे तो उन 2 लाइन के बीच की लाइन अपने आप एक लाइन ही बन जाएगी। लास्ट में टाइम मिलेगा तो कर देंगे यार, वहां खींच देंगे लाइनें, और क्या होगा। पर एक चीज का ख्याल रखना कि ये 2 लाइन छोड़ने के लिए मैम क्यों कह रही है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहला प्रेजेंटेशन, दूसरा डिफरेंशिएशन, और तीसरा जब आप रिवाइज करते हो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं पे आपने कुछ गलत लिख दिया, आप उसे काट कर सही करना चाहते हो। तो जब आप उसे काट कर सही करना चाहते हो तब आपके पास में स्पेस नहीं होगी, तो क्या करोगे, स्टार बनाओगे, कहोगे लास्ट पेज पे ढूंढो ये लाइन। ये 2 लाइन छोड़ने से आपके पास इतनी स्पेस तो होगी कि आप वापस से लिख पाओ। इससे आपको टीचर को इतना ज्यादा इनकन्वीनियंस में नहीं रखना पड़ेगा और ना खुद आप परेशान होगे। सो 2 लाइंस आपको आंसर्स के बीच में छोड़नी चाहिए। ये एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंग्लिश का पूरा पेपर जो है वो 6 पार्ट में डिवाइडेड है। आपको पहला वाला जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1, ये आपको देखने को मिलेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1।
फिर आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 2, तीसरे में आपको देखने को मिलेगा इनविटेशन या रिप्लाई, चौथे के अंदर आपको देखने को मिलेगा जॉब एप्लीकेशन या रिपोर्ट, पांचवे के अंदर आपको लिटरेचर के 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10 नंबर के, और छठे के अंदर आप ये 5 ही करने होंगे आपको, और सिक्स्थ वाले क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे पर आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे 4 नंबर के 8 मार्क्स के लिए। यहाँ मार्क्स इसके लिए बताया क्योंकि डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाता है। ऑलराइट, अब जैसे मान लीजिए मेरा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 1 जो है वो मैंने कर लिया, उसमें मेरे को 8 क्वेश्चन आंसर करने थे, मैंने 8 क्वेश्चन जो है वो आंसर कर लिए। 8 क्वेश्चन को आंसर करने के बाद में नीचे मेरे आधा पेज बच गया, आधा पेज बच गया, छोड़ दो। दूसरे पेज से क्वेश्चन नंबर 2 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 2 शुरू करो। क्यों? क्योंकि बाद में जब रिवीजन करोगे, इन केस आपको कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करना हुआ, इन केस आपने कोई आंसर छोड़ दिया था, आपको पता नहीं चला, इन केस काट के नया लिखना पड़ा, तो लास्ट में लिखोगे क्या? प्लीज लुक एट माय लास्ट शीट। टीचर एकदम इरिटेट हो जाता है उससे। आपको हर एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कंप्लीट हो गया, आधे से 3/4 पेज छोड़ दो। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 2 कंप्लीट हो गया, आधे से 3/4 पेज छोड़ दो। इनविटेशन या रिप्लाई कंप्लीट हो गया, आधे से 3/4 पेज छोड़ दो। अगर लेटर है, बॉक्स है तो नहीं कर सकते। जॉब एप्लीकेशन जो है, जॉब एप्लीकेशन या रिपोर्ट कंप्लीट हो गया, आधे से 3/4 पेज छोड़ दो। अब यहाँ पे मैंने 5th क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन के बीच में 2-2 लाइनें छोड़ूंगी। 5th क्वेश्चन के पांचों क्वेश्चन कर लिए, आधे से 3/4 पेज छोड़ दो। इसके बाद में तो पेज छूटा भाई। ये आधे से 3/4 पेज 2 चीजों का के लिए काम आएंगे। एक तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशिएशन होगा, टीचर्स रिमार्क दे पाएंगे, टीचर्स मार्क्स लिख पाएंगे। दूसरा, यहाँ पे इनकेस आपके रिवाइज करने में आपको कोई एक चीज ऐसी है जो बाद में याद आती है, तो वो आपको लास्ट पे नहीं लिखना पड़ेगा, आप पहले लिख सकते हो। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन पार्ट्स के क्वेश्चन एक जगह अटेम्प्ट करें। आप पहले कौन सा सेक्शन या कौन सा, ये सेक्शन है, ठीक है, ये 3 सेक्शन है, आप पहले कौन सा सेक्शन और कौन से सेक्शन का कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप ये 5 क्वेश्चन को एक सीरीज में अटेम्प्ट करते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये 5 क्वेश्चंस को एक जगह अटेम्प्ट करते हैं, उससे पड़ता है। ये 5 क्वेश्चन में से मैंने 4 क्वेश्चन किए और 5वां क्वेश्चन मैंने छठे क्वेश्चन के बाद किया है, पूरी सिमिट्री खराब हो जाएगी ना। आपका पेपर आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके दिया है तो उसकी इज्जत करनी है ना हमें। ये 3 तो सेक्शन में और 6 पार्ट में डिवाइडेड है आपका पेपर, तो ये हर एक पार्ट के बाद में जगह इसके लिए छोड़नी चाहिए, ताकि बाद में अगर मुझे कुछ याद आए तो मैं उसमें लिख सकूं। एक लास्ट चीज जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर पेपर के अंदर कोई भी ऐसी चीज आपको लगे जो आपको नहीं ऐसा गलत है, आपको वापस उसको लिखनी है, उसका वजूद मिटाने मत लग जाया करो कि इसको इतना मिटा दूंगा कि पता ही नहीं चले यहाँ क्या लिखा था। ये वजूद मिटाने मत लग जाया करो, बहुत ही गंदा लगता है। अगर आपको नहीं लिखना है वो, आप इसको ऐसे ही कैंसिल कीजिए, टीचर को पता चल जाएगा, पर ये मार्क जो है वो इतना जल्दी से नहीं दिखता है तो भद्दा नहीं लगेगा। तो ये आपके प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ टिप्स थे आपके प्रेजेंटेशन, आंसर राइटिंग, वर्ड लिमिट, टाइम मैनेजमेंट, इन सबको लेकर। वीडियो थोड़ी बड़ी है बट आई होप आपने एंजॉय किया होगा एंड इट वाज वर्थ इट। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले होंगे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो आई होप यू एंजॉयड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड या बाय बाय, टेक केयर।